नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार व्योमेश जुगरान जी, जो कि हिमालय के विषयों को बखूबी जानते हैं, खुद हिमालय वासी हैं। तो व्योमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो उत्तरकाशी की घटना हुई है, 3 घटना हुई है, खास तौर पर जो धराली है, आप क्या मानते कि जो त्रासदी आई है? बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा आमंत्रित की है। मैं सबसे पहले तो धराली में जो कुछ हुआ और उसमें जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वहां राहत और बचाव कार्य में लगे जो भी लोग हैं, जो भी सुरक्षा बचाव कर्मी हैं, वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संकट से बाहर निकाल सके, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब आपने पूछा है कि इसके ये जो धराली में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में मैं क्या सोचता हूं। असल में देखिए, जो जमीन पे दिख रही चीजें हैं, हम जिनको बार बार कहते हैं कि भाई एक अनाप शनाप अराजक सा निर्माण पहाड़ों में हो रहा है और उसकी वजह से जो संकट पैदा हो रहे हैं, तो जो जमीन पे दिखाई देता है, संदिष्ट दिखाई देता है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन हम उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं जो हलचलें हमको अपर हिमालय में दिखाई देती हैं। अपर हिमालय में जिनको वैज्ञानिक या बहुत सारे विशेषज्ञ हमको आगाह करते रहते हैं। तो एक जो संकट है वो ये है कि जो जमीन पे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके अपने खतरे हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन अपर हिमालय में जो चुनौतियां हैं उनको कौन देखेगा, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। और मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में जितनी भी त्रासदियां उत्तराखंड ने झेली हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह की जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के बातें हो रही हैं, जो मौसम बदल रहे हैं, ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, अपने साथ मलबे को आगे धकेल रहे हैं, इसकी वजह से, या वहां जो छोटे छोटे जिनको कहना चाहिए ताल तलैया तालाब झीलें निर्मित हो रही हैं और वो एक खतरे के रूप में हमारे सामने बार बार प्रकट हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन कारणों पर हमको बहुत गहन वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ में सोचना चाहिए। लेकिन ये है, अभी मैं आपने भी देखा होगा, प्रोफेसर डीडी चौनियाल जी हैं, उनकी एक वीडियो वो बाकायदा दिखा रहे, मैंने अपने इस चैनल में भी डाली है, वो कि किस तरीके से बादल फटा या तालाब बना और किस वहां पे आकर वो नीचे दिख रहा है कि जो प्राकृतिक तौर पर नदी का जो रूट था वो दाहिनी तरफ उत्तर की तरफ डाइवर्ट हो गया और जहां पे मूलतः उसका रूट था वहां पे मकान बन गए। और वो ये भी दिखाते हैं कि प्राचीन तौर पर जो गांव बसा था वो बहुत सेफ जगह पे था ऊपर, और नीचे कंस्ट्रक्शन हो गया। आपको याद होगा कि देहरादून में भी रिस्पन्ना और कई नदियां हैं, उनके किनारे भी इसी तरह की बहुत बस्तियां बस गई थी। और भय अभी भी हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि इनको हटाओ, लेकिन उत्तराखंड सरकार, इन्हीं जो अभी सरकार है, कोई दूसरी भी नहीं, इन्हीं सरकार ने वहां पे बाकायदा विधानसभा से कानून बना दिया कि हम इनको नहीं हटाएंगे। यदि कभी देहरादून में इस तरह की बात हुई तो वहां भी तो बसेंगे। तो सवाल है कि प्रशासन भी इसको करना नहीं चाहता वोट बैंक के चलते, या हर जगह नदियों के किनारे नदियों को घेर दिया गया है। क्या ये बड़ा कारण भी नहीं है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल ये तो है। देखिए, आज से करीब करीब 2-2.5 दशक पहले मैं धराली गया था और आप सही कह रहे हैं कि उस समय धराली एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव था और गंगोत्री, ये दरअसल गंगोत्री से 23 किलोमीटर पहले पड़ता है लगभग। हाँ, उसका और वहां से तो गंगोत्री की जो सड़क है वो बिल्कुल इस धराली गांव से होकर के गुजरती है और वहां पे गिनती की 2-4 दुकानें थी। आप सही कह रहे हैं, गांव ऊपर था और गांव ऊपर था
और उसके जो आसपास उनके गौचर थे, उनके खेतों के क्या नाम कहते हैं, खेत थे, हरियाले खेत थे, बहुत सुंदर अच्छे स्थापत्य वाले मकान जो लकड़ी के और पत्थर के वहां थे। और ये जो बगल में जो जिसको हम खीर नदी कह रहे हैं, खीर ये गंगा। एक तरह से ऊपर से आने, खीर गंगा कह रहे हैं, एक तरह से ऊपर से आने वाला एक गधेरा है, जैसे हमारे पहाड़ों में अमूमन गांव के आसपास होते हैं। गाढ़ तो गठरिया, हाँ। उस गधेरे का जो कैचमेंट एरिया है, उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो बिल्कुल उस जमाने में कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, खेत थे, सब कुछ। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी मतलब बड़े बड़े होटल्स, तिमंजिला चौमंजिला होटल्स बन गए और होम स्टेज बन गए हैं। यानी गांव की वो जो गौचर थी, जो जमीन थे, उस पे एक बहुत नए तरह का निर्माण हो गया है और धराली जो गांव था वो एक तरह से एक छोटे कस्बे में बदल चुका है। अब बहुत स्वाभाविक है कि हम तो ये सोचते हैं कि नदियां भाई ये तो बहुत छोटा सा गधेरा है, इसमें क्या कुछ हो जाएगा, उसको हम इंक्रोच कर लेते हैं। और सरकारें भी उसमें पीछे से निश्चित रूप से सरकारों की नीतियां ऐसी हैं पर्यटन को लेकर के कि वो भी इन सारी चीजों को पनाह देती हैं और ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि नदियां कभी ना कभी इस तरह के वो पलटवार करती है, और जब वो पलटवार करती हैं तो फिर उससे लड़ पाना या उससे फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता, वो हमको इतना मौका ही नहीं देती हैं कि हम अपना बचाव कर सकें। धराली की घटना में भी लगभग यही स्थिति हुई और आपने देखा, मतलब मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, कल जब 1 बजे से हम लोगों 34 ने सेकंड में। वो फुटेज देखे तो मुझे हॉलीवुड की जो हॉरर फिल्में थी उनके दृश्य याद आते हैं कि एक मतलब बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक राक्षसी गुबार सा पीछे जा रहा है और मात्र 34 सेकंड में निपट गया सब कुछ। 34 सेकंड। हाँ, यस, बिल्कुल। किस तरह से वो सारा निर्माण आज तो वो एकदम मटिया मेट हो गया। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, लेकिन एक और अब कारण। जी हाँ, बोलिए। लेकिन अब सवाल इस चीज का होता है कि हम मतलब इन घटनाओं से, ऐसा नहीं है कि धराली कोई एक कोई नई घटना हुई हो। इससे पहले 2013 में हम लोग केदारनाथ की आपदा में हाँ, चीजें केदारनाथ। वहां पे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था। मतलब गैर सरकारी आंकड़े ही कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों को की मौतों की पुष्टि वो करते हैं और 5,000 को सरकार भी मानती है। हाँ। लेकिन अब वही है कि क्या 2013 से 2024 के बीच में भी बहुत सारी ऋषिगंगा के वो भी हो, क्या इन सारी घटनाओं से हम कोई सबक सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं? या फिर मैं ये कहता हूँ हरीश जी की वक्त बहुत बेरहम होता है, ये हमारे घाव तो भरता है लेकिन मौतों को भी हमारे जहन से मिटा डालता है। और मुझे लगता है कि जब हम मौतें भूल जाते हैं तो यही भूल जो है, ये बस यही भूल हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनती है और धराली में हमने इसको सैंदिस्ट देखा। अच्छा, एक दो कारण बताते हैं लोग। एक तो ये कह रहे हैं कि जो टेहरी बांध बना तो भी एक समझ लो कि एक नया वहां समुद्र बन गया, तो जाहिर है कि जब समुद्र में पानी है उसकी जो प्रक्रिया बनती है, बादल बनते हैं, वहां भी छुटपुट तरीके से बादल बन रहे हैं। तो घटनाओं का एक कारण ये भी मान रहे हैं। दूसरा कि जो हेलीकॉप्टरों की बहुत ज्यादा इन्होंने पूरा धर्माटन को अब उसको टूरिज्म में बदल दिया, पर्यटन में। उस तरीके से जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं तो पॉल्यूशन कर ही रहे हैं ना वो। कोई ऐसा तो नहीं है कोई सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो वो जो इन्वायरमेंट में जा रही हवा या लाखों की संख्या में जो है कि डस्ट पार्टिकल या ये जो वाहन जा रहे हैं हजारों की संख्या में, उनसे भी जितना भी डीजल की गाड़ियां, कोई रोक टोक नहीं, पेट्रोल की, डीजल भी जा रही, उससे सब ये जो माहौल, मतलब ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, क्या बड़ा कारण क्या हो सकता है उनमें से? ये हेलीकॉप्टर या ये जो टेहरी बांध? क्योंकि इधर घटनाएं बड़ी है। ये देखिए कि टेहरी बांध को लेकर के एक मिली समुद्र तो वो है ही हमारे उसमें बैठा, उसको लेकर के भी समय समय पर वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण सामने आते रहे। अब जब 45 किलोमीटर रेडियस में वो झील फैली हुई है और करीब करीब 161 किलोमीटर वो गहरी है,
और पूरी एक जिसको कहना चाहिए शहर उसके भीतर समाया हुआ है, पुराना टेहरी। पुराना टेहरी। अब ये बातें उठती रहती हैं कि क्या कोई वाष्पीकरण की वजह से कुछ इस तरह के बादल फटने की घटनाएं जो है वो तेज हुई हैं। तो अगर इसका कोई वैज्ञानिक, ठोस वैज्ञानिक आधार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक उस तरह से देखें तो ये तो है ही है कि भाई टिहरी डैम के बनने के बाद हाल के सालों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने एक बात और कही कि जो अपर हिमालय में जो इस तरह के जो पर्यटन को लेकर के और खासकर हेली सेवाओं का जो एक दबाव है, क्या वो भी एक कारण है? निश्चित रूप से भाई हमारे जो पुराने पुरखे थे, ये जो हमारी परंपरा थी, गांव से जो हाई एल्टीट्यूड पे बसे हुए गांव थे हैं, और जो हमारी अपर हिमालय को लेकर के सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राएं होती थी, उसमें भी बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई आप कोई चटकदार कपड़े पहन करके ना जाएं, तेज आवाज में वहां शोरगुल ना करें, क्योंकि इन सारी चीजों से वहां की पूरी इकोलॉजी या वहां के जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। तो वो तो अपने अनुभव के आधार पर कहते होंगे। और आज जब हम देख रहे हैं कि एक सुबह से लेकर के शाम तक दर्जनों फेरे हेलीकॉप्टर्स के जो है उन घाटियों में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के उस शोर का कितना बड़ा असर इन संवेदनशील क्षेत्रों में होता होगा। तो निश्चित रूप से इस पे बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि हम अपनी यात्राओं को किस तरह से खाली मतलब अपनी यात्राओं को संचालित करने के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए हमको किस तरह के साधनों का उपयोग करना चाहिए। और अगर ये जो त्रासदियां हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको इको फ्रेंडली साधनों का उपयोग करके अपने पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिला के सरकार को इन चीजों पे कोई स्टडी जरूर करनी चाहिए कि स्टडी खुद करनी चाहिए सरकार को, नहीं तो इसकी डिमांड तो होनी चाहिए संगठनों की, भाई इन पे स्टडी तो कीजिए, हो सकता है हम गलत हों लेकिन स्टडी तो सामने आए कि भाई क्या है सत्यता है, फिर दूसरे तीसरे कारण तलाशे जाए। अच्छा, एक और भी होगा, हिमालय में बहुत बड़ा दबाव नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, जमीन भी आपको पता होगा कि कैसी वहां पे बेच ही रहे, तो वहां पे आप जब दबाव बढ़ेगा, आपके व्हीकल जो है जा ही रहे हैं, इसके अलावा दबाव बढ़ रहा, मकान बन रहे हैं तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ये तमाम चीजों पर कोई सोच क्यों नहीं रहा, मेरी समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं कि हम पहली बार बोल रहे हैं, बहुत पहले से लोग इस बात को बोल रहे हैं, बहुत पहले से जब आंदोलन चल भी रहा था उत्तराखंड राज्य का, तब भी लोग इस तरह की बात करते थे। जी जी जी। तो बिल्कुल ये क्यों नहीं हो रहा इसमें? ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो ये दरअसल विकास और पर्यावरण की जो लड़ाई है, पर्यावरण संरक्षण और विकास की, ये बहुत पिछले लंबे समय से ये लड़ाई चलती चली आ रही है। और इसके एक तरफ सरकारें एक पाले में खड़े दिखाई देती है और दूसरे पाले में कुछ पर्यावरणवादी है जो वहां के जिनको कहना चाहिए कि पहाड़ों के जो संवेदनाओं को समझने वाले, चाहे वो वैज्ञानिक हों चाहे वो पर्यावरणविद हों, दूसरे पाले में खड़े नजर आते हैं। अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं रास्ता बीच से निकलता है। भाई हम अगर ये कहें कि विकास, हमको विकास चाहिए, तो विकास आप किसके लिए करना चाहते हैं? विकास आप मनुष्य के लिए तो कर रहे हैं, और वो मनुष्य अगर सुरक्षित नहीं है तो उस विकास का कोई मायने नहीं रह जाता। और आज तो मैं आपको बताऊं कि ये बात सच है कि हम लोग इन तरह की घटनाओं को फेस करते हैं, लेकिन मतलब सरकारों के लेवल पे हमारे अपर हिमालय के बारे में अध्ययन की बहुत कमी है, या वैज्ञानिक अगर अपने स्तर पर कोई बड़ा अध्ययन सामने लाते भी हैं तो उसके प्रति हमारे जो योजनाकार हैं वो उतने संवेदनशील नहीं है।
आप मैं ये आपको एक देखिए और कि याद दिला दूं, 1991 में प्लानिंग जी, कमीशन ने एक कमेटी बिठाई थी, एस जेड काजिम की थे उनके बिल्कुल सदस्य, बिल्कुल उनके बिल्कुल अध्यक्षता में। उसमें बिल्कुल मुझे मेरे पास वो रिपोर्ट है, भी मैं उस पे स्टडी कर रहा हूँ, उस पे भी बुलाऊंगा, बात करेंगे उस पे जी भी। तो उसमें कई चीजें थी, हिमालय की गरीबी और स्वास्थ्य, कई चीज, तो उसमें ये भी था, ये डेवलपमेंट को लेके कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये आज हालत हो रही। लेकिन उस रिपोर्ट का एक भी बात उन्होंने किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी सरकार ने, मेन तो केंद्र सरकार को मानना था, नहीं मानी, वो कूड़े की ढेर में चली गई। चली प्लानिंग गई। कमीशन की मेरे पास पर रिपोर्ट है, मैं लाऊंगा उसे, अब उसमें भी बात करूंगा। तो ये हालत है सरकार का, आप अध्ययन की बात कर रहे हैं। और इनके प्लानिंग कमीशन में बिल्कुल, अब जो जिसका नीति आयोग नाम हो गया है, उसमें हिमालय पे आप इनकी वेबसाइट देखिए, बड़ी बड़ी बातें, आप देखेंगे तो देखेंगे कि अरे वाह, इतनी बात करते हैं हिमालय की। लेकिन असली यह है कि एस जेड कासिम की रिपोर्ट कूड़े की ढेर में डाल दी, उनको याद भी नहीं होगा उनकी कोई कमेटी बैठी थी वो। ये हालत है इनकी। तो जब नहीं सेंट्रल वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलते नहीं, क्या कर, उसमें दो नहीं बातें मुख्य दरअसल तौर पर थी कि एक तो हिमालयन वो प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, और एक हिमालयन फंड बनना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं बना, मुख्य बिल्कुल दो बातें थी। बिल्कुल दरअसल समय समय पर इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर जारी होती रही। और आप ये देखिएगा कि मतलब हमारा जो एक तरह से ये तो है ही है कि ये चिंता तो है ही कि ग्लेशियर हमारे पीछे खिसक रहे हैं पीछे की। लगातार। और जब अभी ग्लेशियर पीछे नेपाल में, आपको पता, नेपाल में एक उस ग्लेशियर को डेड घोषित कर दिया, बाकायदा उसकी वर्ष वो मनाई गई, अंतिम संस्कार बिल्कुल किया गया, बहुत से लोग हाँ हुए। बताइए। मतलब अभी उसमें जो बर्फ है, अब वो जी जी ग्लेशियर का मतलब है कि उसमें नई बर्फ आती है, पुरानी पिघलती है, उसमें नई बर्फ नहीं बन रही है, तो पुरानी है वो अब गल जाएगी। इससे पहले विश्व में एक और ग्लेशियर का ऐसे उन्होंने अंतिम संस्कार कर चुके हैं, नेपाल का दूसरा है। अब उत्तराखंड या कई भारत के भी जो ग्लेशियर है, उनके भी किसी न किसी की हालत होने वाली है। हाँ बिल्कुल। और हमारे तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नदियों के, ज्यादातर नदियों के उद्गम जो हैं वो ग्लेशियर ही हैं। बिल्कुल। हैं अब लगातार गई। और सबसे बड़ी नदी जो गंगा है, जो जिसको मैं जो हमारे मतलब ये सोच लीजिए कि जो हमारा गंगा बेसिन जो है वो करीब करीब 26% एरिया है गंगा बेसिन का, और हाँ जिसमें 41% आबादी निवास करती है। हाँ अब इतना बड़ा, इतनी बड़ी गंगा हाँ है, अब इसके इसके इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम गोमुख ग्लेशियर को ही लेकर के बहुत गहरी चिंताएं प्रकट की जाती रही हैं कि वो कई किलोमीटर पीछे खिसक गया है। और अगर ये रफ्तार और ये गति जारी रही तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में स्थिति क्या हो सकती है। हाँ अब जिस तरह की जो मतलब बातें हो रही हैं कि हिमालय को लेकर के किस तरह की नीतियां बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आपको एक डाटाबेस तैयार करना पड़ेगा। हमारे ग्लेशियरों की संख्या है कितनी, ये मालूम करना पड़ेगा। किस गति से पीछे जा रहे हैं, इसकी एक ठोस स्टडी होनी चाहिए। हमारी नदियों के उद्गम स्थल या नदियों के कैचमेंट एरिया में किस तरह का इंक्रोचमेंट हो रहा है या होता जा रहा है, वो क्या है। तो एक डाटाबेस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपके लिए आगे जो है इनके संरक्षण को लेकर नीतियां बनाने में बहुत कठिनाई आने वाली है और आएगी। तो हमारा सरकारों से या इनसे यही, और ऐसा नहीं है, इस पे वैज्ञानिक लगातार समय समय पर स्टडी करते रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे योजनाकार उस उस तरह की स्टडीज में पता नहीं उनकी कितनी दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता कम से कम उत्तराखंड हिमालय के संदर्भ में ये होनी ही चाहिए। हाँ, उत्तराखंड हो या हिमाचल में भी तो यह हाल है। हिमाचल में भी देखो अब कैसे जैसे आपने हिमाचल की बात की हरीश, अभी संदर्भ आया, मैं आपको थोड़ा सा इसको भी जोड़ना चाहता हूँ कि हाँ अभी हिमाचल। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर के एक मतलब चिंता प्रकट की। और आपको आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब साफ साफ ये कहा कि भाई
मतलब जिस अगर यही स्थिति रही हिमाचल में, यही दशाएं रही, तो ये नक्शे से मिट जाएगा। बिल्कुल। हाँ। अब आप ये देखिए कि एक मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था वो ये बात कह रही है कि हिमाचल जो है में अगर अगर निर्माण कार्यों की अराजकता इसी तरह से बनी रही तो ये देश के मानचित्र से मिट जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है उसने। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने जोड़ा है कि जो भी वहां आपदाएं आ रही हैं वो प्रकृति का प्रकोप नहीं है बल्कि मानव जनित आपदाएं हैं। उसके पीछे लोग जिम्मेदार हैं, उसके पीछे मानव जिम्मेदार है। एक एक अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब ये देखिए मानव निर्मित कैसे, यदि थराली में ये मकान इस जगह पे न बने होते, जो पुराना मकान गांव था उसके ऊपर बने होते, तो कितना भी पानी आ जाता, ज्यादा गाद या पुल बह जाते, मकान तो नहीं ढहते ना। तो मानव निर्मित तो हमें, और किसकी गलती है, ये जो वहां के जो लोकल बॉडी तो कोई होगी जो मकान बनवाने दे रही इनको, पूरे उत्तराखंड को या हिमाचल को इन बिल्डरों ने, खासतौर पर ये जो मैदान से जा रहे हैं वहां बिल्डर, और उसमें पहाड़ के लोग भी शामिल हैं जो दलाल टाइप, ये मिलके पूरे पहाड़ों का नक्शा बदल रहे हैं। और सिक्किम में भी यही हुआ था, आपको याद होगा, सिक्किम में भी अभी पिछले साल इसी घटना हुई थी। तो पूरे हिमालय में इन्होंने यही तबाही कर दी है और देखने वाले कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर चला रहे, उसे धर्माटन को उन्होंने पर्यटन बना दिया। अब एक चीज बताइए, और इसमें थोड़ा चर्चा और करेंगे, एक चीज कि आखिर इन लोगों को जिनको धर्माटन करना है वो पैदल या अपनी कार से किया, हेलीकॉप्टर में क्यों जाने, कार से क्यों नहीं जाना चाहते, ये मुद्दा है ना। नहीं देखिए, अब वो तो ये है ना कि पर्यटन का दूसरा नाम सुविधा भोग भी तो है। मतलब आप पर्यटन तो चाहते हैं लेकिन आप वो एक सुविधा भोगी पर्यटन चाहते हैं। हाँ। आप सुविधा भोगी पर्यटन चाहते हैं तो आप मतलब धार्मिक वृत्ति तो आज इसमें कोई दो नहीं, व्यक्तियों की धार्मिक वृत्ति तो बढ़ रही है। वो इन तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। कुछ तो खैर चलिए जेन्युइन है कि जो बूढ़े हैं, जो लोग अशक्त हैं, निःशक्त हैं, उन लोगों के लिए तो चलिए ये ठीक है। लेकिन जो लोग जा सकते हैं, आराम से स्वस्थ हैं, पैदल हैं, उनके लिए क्यों नहीं पैदल रास्ता, उनके लिए क्यों नहीं ये होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने धराली का एक उदाहरण दिया, तो कुछ चीजें ऐसी होती थी परंपरा से कि अपर है उस धराली और उससे इधर मुखमा गांव है और बहुत सारे उधर गांव हैं, वहां से जाड़ों में परिवार के परिवार नीचे घाटियों में चले आते थे। और घाटियों में चले आते थे तो वहां स्नोफॉल वगैरह होता है, तो घाटियों में ही उनके राशन पानी वगैरह, बच्चों के स्कूल और अपना जो खेती पाती का जो भी औजार वगैरह वो जो है, चाहे वो बेचने के पर्पज से या थोड़ा बहुत उन्होंने कृषि उत्पाद वगैरह, तो बड़ा एक अच्छा साइकिलिंग जो है उनकी आर्थिकी का ये चलता रहता। और 6 महीने तक वो जो इलाके थे जो अपर हिमालय के, वो जो इसके इन तीर्थों के, ये मानवीय हस्तक्षेप से निरापद रहते थे। वहां बर्फ जमती थी और एक बहुत अच्छा रहता। लेकिन अब जिस तरह की निर्माण संस्कृति वहां धराली में हम देख रहे हैं, तो वो जो प्रचलन था 6 महीने नीचे पहाड़ों में उत्तरकाशी या ऋषिकेश में चले जाने का, वो तो लगभग छूट गया है, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब वहां पे ही और आज तो ये है कि ये बातें हो रही हैं कि आप शीतकालीन पर्यटन हम लोग की बातें हम लोग कर रहे हैं। हम यात्रा भी मतलब 12 मास कर दो, ये बात हो रही है। तो ठीक है, शीतकालीन पर्यटन की बात आप कीजिए, जहां हमारे मंदिरों के विग्रह हैं जो शीतकाल में बने रहते हैं, उनकी पूजा का प्रावधान है, वहां ठीक है, लोगों को आप टूरिस्ट को थोड़ा बहुत ले जाइए। लेकिन अगर उसको भी आप इसी तरह से प्रचलन में ले आएंगे कि वहां यात्रियों का दबाव बनेगा, हेलीकॉप्टर के फेरे होने लगेंगे, तो फिर बड़ा थोड़ा सा सारी चीजों की कठिनाई तो बढ़ेगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी एजेंसियां डेवलपमेंट के काम से जुड़ी हैं, या और भी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्डर भी हैं, वो इन चीजों को देखेंगे कि जहां मकान बनने चाहिए, खासतौर पर देख रहे हैं नदियों के तटों को, किनारों को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। और उत्तराखंड की जो धार्मिक
पर्यटन है, धर्माटन, उसमें पर्यटन में नहीं बदलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकारें या जो भी एजेंसियां हैं उसमें इस पे ध्यान देंगी। एक बार फिर इस त्रासदी के लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए, तो व्योमेश जी आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े, और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिए। जल्दी आएंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।